हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लीगल एचआर। तो अगर आप जीआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं आपके अपकमिंग अटेम्प्ट में, तो डेफिनेटली ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। ये जो वीडियो सीरीज़ आज मैं लेके आई हूँ, जिसका नेम है हैशटैग आउट ऑफ सिलेबस। इस वीडियो सीरीज़ में मैंने कुछ ऐसे टॉपिक्स को इंक्लूड करने का डिसाइड किया है जो टॉपिक्स हमसे डिटेल्ड स्टडी में कई बार छूट जाते हैं। जब हम एक कन्फाइंड सिलेबस को लेके स्टडी करते हैं तो कुछ टॉपिक्स हमसे रह जाते हैं, क्योंकि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछ जाते हैं वो एक बुक से नहीं होते हैं, वो एक से ज़्यादा बुक से होते हैं, बहुत ज़्यादा वाइड सिलेबस कवर किया जाता है। तो ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं, कुछ टर्म्स जो पूछे जा चुके हैं एग्ज़ाम में, उन सभी को लेकर मैंने एक वीडियो सीरीज़ बनाने का डिसीज़न लिया है, जिसका पार्ट 1 आज आप देख रहे हैं। तो अगर आप अपना जीआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो हर एक वीडियो सीरीज़ को देखिए और हर एक टॉपिक को ध्यान से स्टडी करिए। सबसे पहले टॉपिक की बात करते हैं हम, दैट इज़ यूनियन डेंसिटी। यूनियन डेंसिटी जो एक टर्म है, थोड़ा सा डिफरेंट है। पॉपुलेशन डेंसिटी हमने कई बार सुना है। यूनियन डेंसिटी क्या होता है? जब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यूनियन मेंबरशिप का परसेंटेज निकाल लेते हैं, दैट इज़ यूनियन मेंबरशिप का परसेंटेज मतलब कैसे निकालेंगे हम? द रेट ऑफ यूनियन मेंबरशिप इन रिलेशन टू द टोटल नंबर ऑफ द एम्प्लॉयज़। हम यूनियन मेंबर्स को डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ से, और जब हम उसका परसेंटेज निकाल लेंगे वो हो जाएगा यूनियन डेंसिटी। सिंपल सा टर्म है। नेक्स्ट टर्म इज़ फेदर बेडिंग। फेदर बेडिंग क्या होता है? इट इज़ अ काइंड ऑफ ट्रीटमेंट जब आप किसी को बहुत ही फेवरेबल सिचुएशंस प्रोवाइड कर देते हो। और यहाँ पे ये जो फेवरेबल सिचुएशंस प्रोवाइड करने की बात की जा रही है, ये एम्प्लॉयज़ के लिए है। तो जो आपका मीनिंग है यहाँ पे ये डिटेल लिखा हुआ है पॉइंट वाइज। फर्स्ट इज़ प्रोवाइड समवन विद एक्सेसिवली फेवरेबल इकोनॉमिक और वर्किंग कंडीशंस, और deliberately limit production or retain excess staff in order to create jobs or prevent unemployment, typically as a result of union contract। कभी कभी यूनियन कॉन्ट्रैक्ट की वजह से भी कुछ स्टाफ को ऑर्गेनाइजेशन निकाल नहीं सकता है, कि ज़रूरी नहीं है उनका होना, एक्सेस एम्प्लॉयज़ हैं बट स्टिल उन एम्प्लॉयज़ को रखना पड़ता है कुछ यूनियन कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करेंगे एम्प्लॉयर, तो हो सकता है स्ट्राइक्स हो जाए। इस वजह से भी ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं। या फिर ऐसे एम्प्लॉयज़ को पेमेंट करना जिन्होंने काम किया ही नहीं है। जब आप एम्प्लॉय को उसके किसी ऐसे उसे ऐसा पेमेंट करते हैं जो काम उसने किया ही नहीं है, सो दैट इज़ अ सिचुएशन जब आप बहुत फेवरेबल ट्रीटमेंट कर रहे हैं किसी एम्प्लॉय के साथ। तो ये सारी ही सिचुएशंस को हम बोलते हैं इन शॉर्ट फेदर बेडिंग। तो इनमें से कोई भी आपसे एक स्टेटमेंट दे सकता है आपको एग्ज़ाम में, और पूछ सकता है कि दिस सिचुएशन इज़ रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है। वहाँ पे आपको कुछ टर्म्स दे देगा, फेदर बेडिंग भी उसमें एक ऑप्शन होगा। तो आपको याद रखना है कि फेदर बेडिंग कैसे रिलेटेड होता है। नेक्स्ट इज़ कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट जनरली हमें पता है कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, बट जब हम ट्रेड यूनियन के रेफरेंस में कोड ऑफ कंडक्ट की बात करते हैं, सो इट इज़ एक्चुअली समथिंग डिफरेंट। सो इन टर्म्स ऑफ द ट्रेड यूनियन कोड, अ कोड इज़ something which is the outcome of 16th सेशन ऑफ ILC। इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस के 16th सेशन से जो कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स निकल के आए, जो कुछ रेगुलेशंस निकल के आए, उनको कोड ऑफ कंडक्ट कहा जाता है इन रेफरेंस टू ट्रेड यूनियन। जो 4 सेंट्रल फेडरेशंस थी आपकी, INTUC दैट इज़ इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, AITUC ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, HMS हिंद मजदूर सभा, एंड UTUC दैट इज़ यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो इन सभी का एक सेशन हुआ था 1958 में। ये सभी चारों सेंट्रल फेडरेशंस थी। और 16th सेशन जो हुआ ILC का 1958 में नैनीताल में 21 मई 1958 को, उसमें कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स को बताया गया, कुछ प्रिंसिपल्स ऑब्जर्व किए गए, जिससे कि हारमोनियस इंटर रिलेशंस, जो आपके इंटर यूनियन रिलेशंस हैं, उनको हारमोनियस वे में मेंटेन किया जा सके। ओके, तो क्या थे ये कोड ऑफ कंडक्ट के आपके पॉइंट? बेसिकली 8 रूल्स थे जो आपके ILC के 16th मीटिंग का रिजल्ट थे। ये 8 कोड आपको थोड़ा सा ध्यान रखने होंगे माइंड में। फर्स्ट इज, एवरी एम्प्लॉय in an industry or unit shall have the freedom and right
to join a union of his choice. No coercion shall be exercised in this manner. ये पहला कोड ऑफ कंडक्ट क्या कहता है कि हर एक एम्प्लॉय किसी भी हर इंडस्ट्री के एम्प्लॉय को फ्रीडम है कि वो कोई भी यूनियन को ज्वाइन कर सकता है, अपने चॉइस के यूनियन को. इसके लिए उस पर कोई भी जोर ज़बरदस्ती नहीं होना चाहिए. कोएर्शन मतलब आप फोर्स नहीं करोगे कि आप यही यूनियन ज्वाइन करो या दूसरा यूनियन मत ज्वाइन करो, ऐसा कोई भी फोर्स नहीं होगा एम्प्लॉयर की साइड से. सेकेंड पॉइंट इज़ देयर शैल बी नो डुअल मेंबरशिप ऑफ यूनियंस. ड्यूअल मेंबरशिप नहीं होगी. लाइक एक एम्प्लॉय ने दो यूनियंस में अपना मेंबरशिप ले रखा है, ये नहीं होगा. बट जो एग्जेम्पशन है इसका ये है इन केस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यूनियन. ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव यूनियन जो कि पर्टिकुलर क्लास ऑफ एम्प्लॉय को ही रिप्रेजेंट करता है, तो उस केस में यहाँ पे हो सकता है डुअल मेंबरशिप. बट दैट प्रिंसिपल ऑल्सो नीड्स फॉर द फर्दर एग्जामिनेशन. बट स्टिल जो नॉर्मल सिचुएशन है उसमें डुअल मेंबरशिप अलाउड नहीं है. Next, third point is there shall be unreserved acceptance of and respect for the democratic functioning of trade unions. Simple है. Fourth point is there shall be regular and domestic elections of executive bodies and office bearers of trade union. जिससे कि ये ना लगे कि एक ही पर्सन कंटिन्यूस लगातार टर्म्स तक बना है और वो अपने ही रूलिंग्स को फॉलो करा रहा है. नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट इज रेसिज्म, communalism and provincialism shall be avoided by all unions, right, in order to maintain the harmonious relations. Sixth point is there shall be no violence, coercion and intimidation or personal vilification in inter-union dealings. ये पॉइंट क्या कहता है कि आपको ट्रेड यूनियन के साथ में जो इंटर ट्रेड यूनियन डीलिंग्स हैं उनमें कोई भी वायलेंस नहीं होगा, कोई भी कोएर्शियन नहीं होगा, कोई भी पर्सनल विलिफिकेशन नहीं होगा. मतलब आप एब्यूजिव लैंग्वेजेस का यूज़ नहीं करेंगे एक दूसरे के अगेंस्ट, एक दूसरे को डिफेम नहीं करेंगे, ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी. सेवेंथ पॉइंट इज all central organizations shall assist in the formation of company unions. जो company unions को formation होगा उसमें सारी ही central organizations assist करेंगी. एट्थ पॉइंट इज ignorance or backwardness of workers shall not be exploited by any organization. No organization shall make excessive demands. ठीक है, तो ignorance और backwardness की जो practices हैं ये नहीं होनी चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की साइड से. एंड कोई भी जो एक्सेसिव डिमांड्स हैं ये नहीं करेगी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कि आप एक्सेसिव डिमांड्स. इट मीन्स कि आपकी सैलरी से हम लाइक डिडक्शन करेंगे या आपको एक्सेसिव मेंबरशिप फीस देनी पड़ेगी अगर हमारे यहाँ काम करना है, ऐसा कोई भी सिचुएशन ऑर्गेनाइजेशन की साइड से नहीं होगी. तो ये 8 कोड ऑफ कंडक्ट हैं जिनको आपको थोड़ा सा माइंड में रखना है. ठीक है, यहाँ पे 2 टर्म्स हमने पढ़े, 2 न्यू टर्म्स वर हियर. फर्स्ट वॉज रिप्रेजेंटेटिव यूनियन एंड सेकेंड वॉज द कंपनी यूनियन. तो अपकमिंग टर्म्स हमारे लिए ये होने वाले हैं. ओके, रिप्रेजेंटेटिव यूनियन क्या होता है? अ यूनियन रिप्रेजेंटिंग मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स अप्रॉक्स 15%. तो यूनियन में आपको याद रखना है कि जब भी हम रिप्रेजेंटेटिव यूनियन में मेजॉरिटी की बात करेंगे तो वहाँ पे अप्रॉक्स 15% को मेजॉरिटी कंसीडर किया जाएगा. ठीक है, इन एन एस्टैब्लिशमेंट, इंडस्ट्री और रीजन फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉग्निशन एज बार्गेनिंग और नेगोशिएटिंग एजेंट. नेक्स्ट है कंपनी यूनियन. तो कंपनी यूनियन क्या होता है? ट्रेड यूनियन अंडर द कंट्रोल एंड डोमिनेंस ऑफ एम्प्लॉयर्स. जो ऐसी ट्रेड यूनियन जिसपे एम्प्लॉयर्स का कंट्रोल होता है और एम्प्लॉयर्स का डोमिनेंस होता है, उन्हें कंपनी यूनियंस कहा जाता है. क्वालिफाइड यूनियंस का क्या होते हैं? जिनमें कि 5% मेंबरशिप किसी भी लोकल एरिया की होती है. एंड प्राइमरी यूनियंस की अगर हम बात करें तो ऐसी यूनियन जहाँ पे 15% एम्प्लॉय जो है किसी एक अंडरटेकिंग के होते हैं इन एन अंडरटेकिंग, दैट इज़ द प्राइमरी यूनियन. ओके, तो ये कुछ टर्म्स थे जो हमने आज डिस्कस किए हैं. अपकमिंग पार्ट्स में डेफिनेटली हम लोग कुछ डिफरेंट टर्म्स को इसी तरह से डिस्कस करते रहेंगे. सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस सेशन. स्टे ट्यून्ड विद अस. इन अपकमिंग पार्ट्स आई विल कम विद द डिफरेंट topics and the different interesting terminologies. Till then, prepare for the exams and all the best to everyone.